वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, कल हमने कक्षा 8 का राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पुस्तक का पहला अध्याय भारतीय संविधान शुरू किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें ये था कि संविधान एक तो हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें संविधान की। दूसरा, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि ये हमारे हितों की रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा था कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने नेपाल में चल रहे जन आंदोलन की चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने कई दशकों तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन किए और इसी संघर्ष के फलस्वरूप सन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता खत्म करने में कामयाबी मिली। तो ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, आइए अब हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। मतलब अब हमने पढ़ना है कि हमारे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण या इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को ख़त्म करना और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ
इन चिंताओं को किस तरह हल किया। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, पर अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। स्वर्ण मतलब जो ऊंची जाति के हिंदू अधिकारी थे। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पंचायती राज अध्याय 5 में हम ये पढ़ेंगे, और राज्य शासन कैसे करता है ये अगले अध्यायों में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, और इनमें से नंबर 1 पर है संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब ये है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि हमारे स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, जैसे गाँव में पंचायत होती है, उसके बाद राज्य सरकारें होती हैं, और राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र सरकार। तो जहाँ इस तरह की शासन व्यवस्था होती है उसे संघवाद बोलते हैं। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त मतलब वो इंडिपेंडेंट है, अपना कुछ मुद्दों पर वो स्वयं फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, और इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी आजकल का जो लॉकडाउन लगा हुआ है बच्चों, ये फैसला केंद्र सरकार का है, और इसमें राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही फैसला वो ले सकते हैं, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते। अगर केंद्र सरकार उन्हें निर्देश दे कि राज्य अब अपने स्वयं के निर्णय वो ले सकते हैं, तब वो सोच सकते हैं कि उन्हें लॉकडाउन कैसे खोलना है, कब खोलना है। लेकिन अभी फ़िलहाल सभी राज्यों में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस द्वारा ही सभी सरकारें काम कर रही हैं, खासकर इस कोविड-19 के पीरियड में। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अगली विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। आपने सुना होगा कि लोग वोट डालने जाते हैं, तो उस समय हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और फिर वो हमारी सरकार के हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में हमारी बात रखते हैं। तो कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। आपको याद होगा, समानता चैप्टर था, और उसमें कांता और उसके साथ वे काम करने वाली 2 महिलाएं खड़ी थी, और वो खुश हो रही थी कि हम सब यहाँ पर समान हैं। आपको याद होगा। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को, वयस्क नागरिक होते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, और कौन वयस्क नागरिक हैं ये भी तय संविधान ही करता है कि हमारे देश में वयस्क होने का मतलब है जब एक बच्चा 18 साल की उम्र तक वो पहुंच जाता है, उसके बाद वो वोट डालने का हकदार हो जाता है। तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार संविधान देता है। ये देखिए बच्चों, ये सारे लोग जो हैं वोट डालने के लिए खड़े हैं। संविधान सभा के सदस्य
जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है, ये आप बच्चों इसको अंडरलाइन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 3, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। बच्चों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे सुने। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे संसद है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, जैसे सरकार है हमारी। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। अंग का मतलब है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ये सब एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते हैं और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब आप यहाँ देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार ये कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये अभी हमने पढ़ लिया कि, और ये कह रहे हैं अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क आप यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 4, हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। बच्चों ये आपने बहुत बार सुना भी है और 6ठी और 7वीं कक्षा में थोड़ा थोड़ा आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। ये हमारे संविधान की आत्मा कहलाती है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका
दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। और बच्चों, जो हमें मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं वो यहाँ पर उल्लेखित हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ ऐसे इसमें प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम इसी किताब में आगे पढ़ेंगे। और छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचारों को अपने भाषण के द्वारा कहीं भी आप व्यक्त कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। आप स्वतंत्र हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम, मानव व्यापार मतलब जैसे आपने सुना होगा कई बार प्रोग्राम आते हैं जब बच्चों का मतलब ह्यूमन तस्करी जिसको बोलते हैं, वो उसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। जबरिया श्रम, आपसे ज़बरदस्ती कोई श्रम नहीं करवा सकता, मजदूरी नहीं करवा सकता। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है इसका मतलब उनका शोषण हो रहा है और इसके विरुद्ध सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं। हम उनकी शिकायत कर सकते हैं और अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। नंबर 5, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नंबर 6 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अब बच्चों यहाँ देखिए कुछ आपको एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने बताना है कि इन परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नंबर 1 है यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो आप सोचिए इसमें उसका शोषण हो रहा है, तो ये तीसरे कानून का उल्लंघन हो रहा है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये आपको कौन सा उल्लंघन हो रहा है। नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिखा है कि आप देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का आपको अधिकार है। तो यहाँ आपके दूसरे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यहाँ आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। और साथ ही इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आ सकता है, क्योंकि नागरिकों को ये पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो वो यहाँ पर जन समूह जो है राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति अगर नहीं दी जा रही है तो उसके
पांचवें अधिकार का यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का यहाँ पर खास तौर पर उल्लंघन हो रहा है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह महिला जो है, अधिकारी जो है वो महिला है, तो यहाँ मतलब सबसे पहला जो अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। अब पांचवी जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में आप भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से उनका अर्थ भी जान पाएंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। ये हम आगे अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें और कक्षा में इन पर चर्चा करें। ये हम बाद में करेंगे बच्चों। ये अब तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और तीसरे सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हैं श्री जयराम दास दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये आपको दिया गया है, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये जो इनके नाम आपको सबको बताए हैं ये आप देख लीजिए। और अब हम आते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि नंबर 1, ये उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नंबर 2, ये एक ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और तीसरा, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सकें। दूसरे प्रश्न में 2 दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 के नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान से लिया गया है। अब इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों? तो इसमें आप लिखिए, नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। और हाँ, नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। तीसरा प्रश्न है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता?
क्या होता? नंबर 1, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते और अपनी मनमानी करते। दूसरा, वे किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरा, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? पहला है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं, तो अल्पसंख्यक कौन हुआ? महिलाएं। अब इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं और स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं, तो ये इसका एक कारण हो गया। दूसरा, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पे बौद्ध जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। तीसरा, एक कारखाने में के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, तो मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं और उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। तो अगर उन्हें मांस खाना पसंद है तो हमें उनके विचार का सम्मान करना पड़ेगा, तभी समानता आएगी। और चौथा है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं, तो गरीब परिवार के विद्यार्थी यहाँ अल्पसंख्यक हुए। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है संघवाद। क्यों महत्वपूर्ण है? कि संघवाद में 3 स्तर की सरकारें होती हैं और तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। ये आप लिखेंगे सेकंड नंबर पे। तीसरा है मौलिक अधिकार। इसका क्या महत्व है? मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। और चौथा है संसदीय शासन पद्धति, यानी कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। ये आप इसके सामने खाली कॉलम में लिखेंगे। छठे प्रश्न में, इस नक्शे में निम्नलिखित देशों पर रंग भरें। ये आपने खुद करना है बच्चों। भारत को आपने लाल रंग से भरना है, नेपाल को हरे रंग से और बांग्लादेश को पीले रंग से भरना है। तो ये आप कर सकते हो। इसमें आपका जो ये भारत है ये सारा है, ये नेपाल है और ये बांग्लादेश है। तो इसमें आपने जो कलर बोले हैं वो भरने हैं और इसको सुंदर सा बना देना है। और चैप्टर को अच्छे से समझना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आए, आप जितनी बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो बच्चों, अब आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कीजिए और जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी समझ कर कीजिए। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझाया गया है। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। तब तक इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और बाय बाय बच्चों। हैव ए नाइस टाइम।